देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हमारी खुद इन्हिसारी की सलाहियत सल्ब होती चली जा रही है। हम अपने वसाइल में ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रह पा रहे हैं। हम अंदरूनी व बैरूनी ज़राए से कर्ज पर कर्ज लेकर अपने अमूमी मामलात चला रहे हैं। IMF हो या वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक, हम सबसे कर्जे हासिल करने में हम वक्त मसरूफ़ हैं। बल्कि आज की खबर है कि हुकूमत अपना 9 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज रोल ओवर कराने में नाकाम रही है और महज 426 मिलियन डॉलर का मजीद कर्ज हासिल कर सकती है, जिसकी वजह से IMF ने अपना पैकेज मौखर कर दिया है। इसका मतलब है कि हम माशी एतबार से मुकम्मल तौर पर बदहाली का शिकार हो चुके हैं। साथ साथ अमन अमान की भी बदतर सूरत हाल है। पाकिस्तान लहू लुहान है। बलूचिस्तान की सरजमीन को खून से रंग दिया गया है और एक ही दिन में बलूचिस्तान में 70 से ज़ायद इंसान जान की बाजी हार गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा जंग में ही नहीं होता जैसे एक दिन में बलूचिस्तान में हुआ है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये लोग जनाबे चेयरमैन रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। नेशनल एक्शन प्लान हमारे सामने 2014 में आया, अब उसको 10 बरस हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि उन 10 बरसों में हमारी हुकूमत भी रही है, उसके बाद 4 साल एक और हुकूमत रही है, आज फिर हमारी हुकूमत है। लेकिन वो 20 नकात जो हमने तैयार किए थे उस वक्त, इत्तफाक राय से मुरतब किए थे उस वक्त, मुझे नहीं मालूम कि वो निकात आज कहाँ हैं और उन पर कितना अमल हुआ है और कितना बाकी है। अब सवाल ये है कि कसूरवार कौन है। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस से सवाल भी किया जा सकता है? सियासी लोग अपने हलके के हर फर्द से बाखबर होते हैं, वो क्यों मुल्क की सलामती के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम गले सड़े सियासी निज़ाम के असीर हो चुके हैं। हमारे सियासी और रियासती निज़ाम पर अशराफिया की गिरफ्त मजबूत है और वो अपने मफादात और मराद को तर्क करने या कम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ अवाम मौशी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। तवानाई के शोबे के बहरान ने तमाम मामलात को ही जो है वो घुमा कर रख दिया है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ना सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, बल्कि सनती व तिजारती शोबे जात में भी बहरानी कैफियत से दो चार नज़र आ रहे हैं। हर रोज़ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में और कभी कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली सार्फिन पे अरबों रुपए का बोझ ला दिया जाता है और अब बिजली की कीमतें इस तरह बढ़ती हैं कि जैसे सब्जी तरकारी की कीमतें रोज़ाना बढ़ती हैं। आज ताज़ा सरापा एहतजाज थे डी चौक की जानिब यूटिलिटी दोबारा खुलवाने के लिए एहतजाज हुआ। कोई आगे जिम्मेदारी कबूल करे और मुल्क को इस वहशत से निजात दिलाने के लिए बात करे तो कैसे करे, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। कोई भी तैयार नहीं नज़र आता। इसी सब पर बात करेंगे जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी है, मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से सेंटर सादिया अब्बासी हैं और मेरे साथ PTI से चंगेज़ खान काकर साहब हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सेंटर सादिया अब्बासी साहब, आप ही की तरफ आऊँगी। आज इरफान सिद्दीकी साहब पार्लियामेंट में जिस तरह से खिताब कर रहे थे और नेशनल एक्शन प्लान की भी बात कर रहे थे, एक तरफ अमन अमान का मामला, दूसरी तरफ ये कर्ज पे कर्ज हम ले रहे हैं और फिर भी माशी सूरत हाल सही होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी सूरत हाल में एक आम आदमी तो बहुत फंस के रह गया है बिजली, गैस और पानी के बिलों में ही। वो क्या अपनी ज़िंदगी इस मुल्क में गुजारेगा? यहाँ तो कोई तफरी, कोई आम तौर से जिस तरह लोग दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो सुकून चैन वो तो अलग बात है, या तो ओवरऑल बेसिक ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल हो गई है। हुकूमत क्या देख रही है, कैसे करेगी? अभी ये तो चैलेंजेस सिक्योरिटी के भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जी मैडम। जी सेंटर सादिया अब्बासी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सेंटर सादिया अब्बासी साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
चले, मुझे साइंटिस्ट आदिया अब्बासी साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं चंगेज़ खान काकर साहब की तरफ जाऊंगी। चंगेज़ खान काकर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब आज फ्लोर ऑफ द हाउस जो कह रहे थे नेशनल इलेक्शन प्लान पे बात हो रही थी, क्या कोई सिक्योरिटी दाद से भी सवाल कर सकता है जिस तरह की उन्होंने नेशनल इलेक्शन प्लान पे बात की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उस पर बड़ा सबने जो है कंसेंसस के साथ आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि नेशनल एक्शन प्लान वो नताइज नहीं दे सका जिसका हम लोग सब एक्सपेक्ट करते थे। उसकी वजह बहुत अहम है कि आप देखें कि 2010 में जब ये प्लान आया था तो उसके बाद जो चीज़ें आई थी उसमें मार्क्सवादी पीटीआई के दौर में जो आपने देखा था कि अमन और अमान की सूरत हाल और बिल्कुल जो है बलोचिस्तान और केपीके में और फिर जो मस्जिद जो फाटा के एरियाज हैं उनमें अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर थी। लेकिन जब आप अपनी तवज्जो किसी और जानब भेजेंगे और आप जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए अपनी ताकतें सर्व करना शुरू कर देंगे तो फिर जो चीज़ें ख़राब होती हैं। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, जब से रजीम चेंज हुई है हमारी गवर्नमेंट को उतारा गया, हमने एक ही बात की है कि ऑल इंस्टीट्यूट शुड बी रिमेन इन देयर डोमेन। जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो फ़राइज़ हैं वो वहाँ तक महदूद रहें। जब हम एक अदारा दूसरे अदारे की जो है उसमें इंट्रीग करता है, इंटरफेयर करता है, तो उससे अदारे जो तबाह होने ही होने होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। अब आप मुल्क की सूरत हाल देख लें कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में कहीं भी कराची से लेकर खैबर तक, बलोचिस्तान, पंजाब सब देख लें, कहीं भी अमन और अमान नहीं है। जो बलोचिस्तान में हुआ और वहाँ पिन पॉइंट करके जिस तरह पंजाबियों को कत्ल किया गया, ये किस्म की सुबाइयत की एक नई लहर जो है उसको उजागर करने की कोशिश की गई है। और इस तरह जिस तरह कच्चे के डाकुओं ने पुलिस वालों को शहीद किया गया, अब ये क्या ये मतलब है, ये हुकूमत जो है ये क्या घोड़े बेच के सोई हुई है? अब तो ये कोई नई नहीं है। अब पहले ये इनकी 16 माह की पीडीएम 1 थी, फिर केयर टेकर जो थी वो आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन को राउंड कर जो दिया गया पीरियड था उससे भी ऊपर था। बिल्कुल पंजाब की गवर्नमेंट और केपीके की गवर्नमेंट, आपको पता है कि जो 90 डेज में इलेक्शन होने थे उनसे कितने मतलब अरसे के बाद हुए, तो अब भी 6-7 माह हो गया, ये तकरीबन 3 साल का इनका जो अरसा बन जाता है और 3 साल में इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि इन्होंने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके इस मुल्क को लूटना है। अब ना तो इन्होंने बलोचिस्तान पे कोई पॉलिसी बयान स्टेटमेंट दी, ना कच्चे के डाकुओं के दी। एक कांस्टेबल जो उन्होंने यरगमाल बनाया था उसको रिलीज करने के लिए उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जो था उस वो जेल से निकलवा कर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर आप कह सकते हैं वो करवाया। अब अगर ये सारी चीजें इसी तरह चलनी है तो फिर ये मुल्क को जो इस्तेहकाम देने के लिए नहीं आते, ये मुल्क को लूटने के लिए आते हैं। मैं आपको थोड़ी ये रिसेंटली दे रहा हूँ कि जिस तरह गंदम का स्कैंडल आपके सामने आया, गंदम नाकस गंदम इंपोर्ट करके किसान की कमर में छोरा दौंपा गया, इसी तरह अब इन्होंने एक और आपके पास बहरान आने वाला है कि इन्होंने शुगर एक्सपोर्ट जो है वो इस आड़ में कि हमारे पास बहुत ज्यादा है दानिस्ता तौर पर एक्सपोर्ट की है ताकि यहाँ पे किल्लत पैदा होगी, फिर वो इंपोर्ट करेंगे और महंगे दामों, फिर जो है जो किसान वो गन्ने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये सारा जो है ये चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये इनको मुल्क के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। जब ये इनकी हुक्मरानी नहीं होती तो ये फिर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ इनकी जायदादें हैं, जहाँ इनके बिजनेस है, जहाँ इनके कारोबार है। जिस बंदे का कारोबार बाहर है, जिस बंदे के बच्चे बाहर हैं, जिस बंदे की रहायशें बाहर है, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना? ये तो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं। अब इसमें घाटा पड़ेगा तो ये छोड़ के वहां चल जाए, जब फिर मुनाफे का सीजन शुरू होता है जो आ जाते हैं।
और दूसरी बात, कोई भी ऐसी हुकूमत जो विल ऑफ पीपल के अगेंस्ट बनाई जाएगी और जाली हुकूमत होगी, उस पर एक जो है खौफ तारी रहेगा, एक अंदर उसके जो उसका कॉन्शियस है वो उसको जोड़ता रहेगा कि आप जाली वजीर आजम हो, आपकी हुकूमत जाली है। आप देखिए किस तरह, कभी आपने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह वायलेशन की गई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कि एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को सेनेटर बना दिया गया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को सेनेटर बना दिया गया, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बना दिया गया। इनके पास सिर्फ एक ये कर रहे हैं कि अपनी इस इलीजिटिमेट गवर्नमेंट को किस तरह हमने दुआम बख्शना है, उसके लिए ख्वाह काले कानून इंट्रोड्यूस कराएं, स्पेशल सीट्स पर एक ऐसा काला कानून लेकर आ जाए जिसको मौसर बे माजी रिट्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट कर दिया जाए। और आजकल इनका सारा जोर इसी पे है कि वो जो है लंदन प्लान, उसके तहत किस तरह हमको ऐसी लेजिस्लेशन ले आए कि एक जो है अपना एक्सटेंशन मिल जाए, खा उम्र बढ़ाने से मिल जाए, खा टेनोर बढ़ाने से मिल जाए, और दूसरा किस तरह हम जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाकर उसको एक उसमें नई लेजिस्लेशन लाकर कि फुल कोर्ट जो है वो उस बेंच का हिस्सा ना भी हो। जिन्होंने रिजर्व सीट का केस सुना था, फुल कोर्ट में तमाम के तमाम जजेस होंगे जो नए भी भर्ती किए जाएंगे, ताकि अपनी तादाद पूरी करके वो 22 सीटें जो पीटी को डिक्लेयर की गई कि उनका हक बनता है, किस तरह उस जजमेंट को रिवर्स किया जाए और किस तरह आने वाले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के जो है रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा सके। जब आप इन चीजों पे हो जाएंगे तो आपका तो ध्यान सिर्फ इस तरफ है कि हमने जो है काले कानून कैसे इंट्रोड्यूस कराने हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी पामाली ऑलरेडी ये कर चुके हैं उसकी मजीद पामाली कैसे करनी है, बुनियादी हकूक जिन्होंने हमसे छीन लिए हुए हैं उनको मजीद जो है किस तरह लोगों पे सख्ती लानी है। अब आपके सामने यूटिलिटी स्टोर वाला मसला है। अब लाखों लोग जो हजारों लोग जो है वो बेरोजगार होंगे। गुरबा जो इस यूटिलिटी स्टोर से वो मुफाद उठाते थे और सस्ती अशिया उनको मिल जाती थी, उनकी जिंदगी जीवन कर दी है। पॉलिसी इनके पास है कोई नहीं जो पॉलिसी देते और उस पॉलिसी पे चलकर कोई बेटर। आप देखिए हमारे दौर में जो है कोरोना भी था, इसके बावजूद हमने फैसिलिटेट किया और उस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे लोगों की लाइनें लगी होती थी, वहां से गरीब लोग जो थे अपना राशन परचेज करते थे, और आज या डी चौक में धरना देकर बैठे हुए हैं हजारों, और कोई उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपना कारोबार करने आते हैं, मुल्क से इनका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ना ही मुल्क से इनको मोहब्बत है। तो आप कैसे इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसी तरह अब जो है ये अमनो अमान में भी इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। रोज लोग आप देखिए, आप कराची में आप देखिए कितने स्ट्रीट क्राइम की रेशो क्या हो चुकी है, लेकिन वहां पे भी इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि वहां के सारे नुमाइंदे जाली फॉर्म 47 वाले हैं। वो अगर आवाज उठाएंगे लोगों के हक के लिए तो ये इनका गला दबा के इनको रिजल्ट दिखा देते हैं, तो वो खामोश हो जाते हैं। जब अब अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हकीकी फॉर्म 40 वाले, वो उनकी हुक्मरानी नहीं होगी और वो तब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। यही वजह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही IMF ने इनका जो है वो मौखर कर दिया है। यही वजह है कि तमाम इस्लामी बरादर मुल्कों में जाने के बावजूद इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि सबको पता है कि ये जाली हुकूमत है, किसी वक्त भी इनका धड़न तख्ता हो सकता है। ठीक हो गया है। मैं सेंटर सादिया बासी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सेंटर सादिया बासी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है। ठीक है, मैं सवाल दोहरा देती हूँ, आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। सेंटर सादिया बासी साहब, अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोन्स पे लोन्स लेने की बात हो रही है, हुकूमत कर रही है, उसके बावजूद भी मईशत की हालत बेहतर नहीं होती जा दिखती हमें। दूसरी तरफ अभी अमन अमान की भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और
जहां हम आईएमएफ की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास नए शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि ये पेश की शरायतें कुछ जो आड़े आ रही हैं। और अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे बिजली के नर्ख बढ़ाते रहे जैसे कि हो रहे हैं, कभी कैपेसिटी चार्जेस की मद में हो रहे हैं, कभी एडजस्टमेंट एमआई की मद में हो रहे हैं, और ये 1-2 रुपए नहीं होते, ये बढ़ जाते हैं फ़ी यूनिट 5-5, 6-6, 8-8 रुपए बढ़ रहे हैं इकट्ठा। तो ये तो ऐसी सूरत हाल में अवाम तो बहुत ज़्यादा मायूस और बेचैनी पाई जाती है। कहाँ जाएंगे ये हालात, कहाँ लीड करेंगे हमें? जी जी जी। जी आपका मैडम। सवाल क्या है कि इसका हल क्या है? जी बिल्कुल, ये कहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हल करेंगे, सोल्यूशन क्या है हुकूमत के पास? तो देखिए, ये 3 साल करते नहीं दूसरी दफा ये हुकूमत आई है। जी हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, आप बोलिए। जी जी, कह रही हूँ कि 3 साल के कम अरसे में भी ये दूसरी दफा ये हुकूमत आई और वही कहानियाँ हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन लोगों की तकालीफ, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो 3 गुना बढ़ चुकी है। ये मुझे तो कोई इनकी तरफ से कोई पॉलिसी प्लान नजर नहीं आया है। हो सकता है आगे जाके कोई बनाएं, लेकिन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। तो मैडम, आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा, आई मीन हिस्सा से मुराद की मुस्लिम लीग नून से, तो फिर आप कैसे देख रही हैं कि आप जी आपके देखिए, जैसे? मैं आपको क्या कहूँ, इंसान झूठ तो नहीं बोल सकता ना। जो मुश्किलात हैं वो सामने हैं, जो लोगों को मसाइल हैं वो हर रोज हम सुनते भी हैं, उनको फेस भी करते हैं। तो अगर अखराजात भी आप कम नहीं करेंगे, आप ये भी नहीं सोचेंगे कि हम किस तरह मुल्क को आगे लेके जाएं, हम सबके साथ मिल के बैठे मशावरत करने को भी तैयार ना हो, तो इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे ना। या IMF के पास चले जाओ या इससे मांग लो या उससे मांग लो, इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि वो बढ़ते ही जाएंगे। और जो अब हम एक नया मसला देख रहे हैं, ये अमन व अमान की सूरत हाल, और कल जो इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, आप इसको भी कैसे देखते हैं? देखिए, ये हुकूमत का काम है ना कि अपनी रेट इस्टेब्लिश करे। उसको चाहिए कि इन चीज़ों को असेस करें, देखें। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब कुछ है कि अमन का जो मसला है आज का नहीं है, ये पिछले 20 साल का मसला है। और इसी तरह के कई वाक़यात इससे पहले हुए हैं और बहुत ही संगीन नोयत के हुए हैं, लेकिन ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। शाहिदा रहमानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। शाहिदा साहबा, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस सारी सिचुएशन को? ओवरऑल हालात बेहतर नहीं है। पंजाब ने तो फिर भी बिजली के बिलों में कमी कर दी। सिंध में तो आपको पता है, आप खुद कराची से हैं, आपका ताल्लुक। कराची में के इलेक्ट्रिक ने एक तबाही मचाई हुई है। अभी 2 से 3 रोज़ कबल ही 7 रुपये बढ़े, उससे पहले 8 रुपये बढ़े, और ये जिस तरह से रुपए बढ़ते जा रहे हैं और फ़ी यूनिट हमारे पास 70 से 75 रुपये पे जा रहा है। ये रेजिडेंशियल यूनिट है, मगर इस खत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो हम ले रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं इस वक्त। और कराची में कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। 3 टेन्योर की माशाल्लाह से आपकी भी हुकूमत लगातार यहाँ हो गई है सिंध में। ये बिजली के हवाले से कोई अभी तक खातिर खा रिलीफ नहीं मिला है आवाम को। बहुत शुक्रिया। जी मैडम। देखिए, बिल्कुल हालात जो हैं हम सब के सामने, कोई भी नहीं कह सकता जी शऊर शख्स के हालात बहुत अच्छे हैं। बलूचिस्तान में इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल का सामना है, और जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है, और मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। और हुकूमत को बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे, नेक्टा पे ये सब जब बना था तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन किया? हम बार बार ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बल्कि तमाम मेंबरान ने पार्लियामेंट ने इस इशू को बारहा उठाया, लेकिन हुकूमत ने ना सुनना था ना सुना। आपने बात की के इलेक्ट्रिक की, आपको याद होगा रिदा कि के इलेक्ट्रिक जनाब मुशर्रफ के दौर में जब MKM बहुत पावर में थे और जिसको कहते थे मुशर्रफ साहब की ये मेरी ताकत है और ताकत का मुजाहरा दिखाते थे, तो उन्होंने उस वक्त प्राइवेटाइज किया, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज थी। हम सड़कों पे थे, हम कह रहे थे कि कराची के शहरियों को सौदा मत ना किया जाए, और वही वजह कि जिसका खदशा था
कि आज भी हम तमाम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं, चाहे यूटिलिटी स्टोर का हो, उसकी भी कॉलिंग अटेंशन जमा है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी नेशनल असेंबली में। और हम नेशनल असेंबली में हैं तो हम वहां पर हमेशा आवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं और हुकूमत से उसको हल करने की यकीन दहानी भी करवाते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो वादा तो करती है लेकिन हल नहीं। बिल्कुल आप भी बिजली महंगी ले रहे हैं, हम भी बिजली ले रहे हैं। पूरा एहलियान कराची जो है इस वक्त आप देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो हजारों लाखों की तादाद में कराची के जो शहरी हैं इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं, मुस्तकिल वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। इसके ऊपर जमात इस्लामी ने भी एक लंबी कैंपेन चलाई, पीपल्स पार्टी ने भी, लियारी के आवाम सड़कों पे है कि एक तो ओवर लोड शेडिंग, ऊपर से ओवर बिलिंग, और फिर उसके साथ ही जो है आप देखेंगे 70 से 80 रुपए जो है यूनिट बिजली महंगी हो गई है। इंसान कहाँ से जो है वो बिल पे करेगा। बारहा हमने कॉलिंग अटेंशन पे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, क्वेश्चन आंसर के तहत हुकूमत की तवज्जो दिलाई कि कराची के शहरियों पर रहम करें, इतनी बिजली महंगी ना करें। कराची में गरीब आवाम की तादाद ज्यादा है, मेहनत कश आवाम पूरे पाकिस्तान से वहाँ माइग्रेट करके आते हैं, हुसूल रिस्क के लिए आते हैं, और जो वो कमाए अगर वो बिजली के बिलों में अदा कर दें तो वो खाएंगे कहाँ से। और यही वजह है कि गुर्बत की शराब में भी इजाफा होता जा रहा है। आप देखें कि आपने कहा कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए रिलीफ दे, 2 महीने के बाद क्या होगा? अरबों रुपए आप सब्सिडी पे खर्च कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सोलर पैनल के हवाले से गरीब आवाम को सोलर पैनल फ्री दे रही है। आप अगर हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से रिलीफ भी दें, हम सब्सिडी भी दें, और उसके बाद आवाम को 2 महीने के बाद वही, और फिर वो लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करे, ओवर बिलिंग भी बर्दाश्त करे, तो इससे बेहतर है कि आप आवाम को सोलर पैनल दें, गरीब आवाम को सोलर पैनल के जरिए बिजली प्रोवाइड करें। ना तो उसमें लाइट जाने का खदशा होता है और ना ही उसमें बिल का है। तो सिंध हुकूमत आप देख लें कि विंड के जरिए, हवा के जरिए, कोल के लेकिन जरिए सोलर भी और इस एक्चुअली तरह के हर बंदा सोलर नहीं लगवा सकता, उसके भी बड़े सारे जो है वो प्रोसीजर्स हैं और नहीं, बहुत सारे मामलात हैं। ये जो सोलर पैनल का कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इफ्तिताह कर रहे हैं और दिए जा रहे हैं, वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को दिए जा रहे हैं वो जो 20 के अंदर आते हैं दायरा कार में, जो गुर्बत की सतह से निचली जिंदगी गुजार रहे हैं, जो 30 to 35,000 पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, उनको ये सोलर पैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। वो तो बिल्कुल अच्छी, ये अच्छा इकदाम है, वो दे भी रहे हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन कहने का मकसद है हर इंसान सोलर पैनल लगवा भी नहीं सकता। मेजॉरिटी लोगों की तादाद यहाँ पे रेंट पे, लोग घर पे रहते हैं। अब जो कोई रेंट पे रह रहा है वो सोलर नहीं लगवा सकता, कोई ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है। लोग की बाइफिकेशंस इतनी कराची में है। आप कराची की डायनेमिक्स पे अगर बात करें तो कराची की डायनेमिक्स आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप तो खुद हल्के में इलेक्शन लड़ती हैं, आपको पता है बाइफिकेशंस कैसी हैं, किस किस्म की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसको देखते हुए सोलर पैनल बहुत मुश्किल है कि लोग लगवाएं अपने यहाँ। कैसे लगवाएंगे वो लोग, खास तौर पे जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनके पास तो जगह ही नहीं है, वो कहाँ पैनल को लगवाने के लिए? उसका भी एक सिस्टम है, एक पूरा दायरा कार है, उसको कैसे वो यूटिलाइज करेंगे? रीना, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो टीन की छतों पे रह रहे हैं, और ज्यादातर आबादी टीन की चादरों पे और इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, वो सोलर की प्लेटें 2-2, 3-3 लगा के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये मैंने इंटीरियर सिंध के दौरे में भी देखा। जब 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 हम गए वहां पे, हमने विजिट किया तो देखा कि जो एक शॉप वाला है वो भी अपने दुकान के आगे जो है एक सोलर पैनल लगता है। जब जरूरत इजाद की माँ होती है, जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको रखने का, लगाने का भी अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, अगर जिस तरह आप बात करें अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट के हवाले से भी वहाँ पे जो छतें होती हैं उनके ऊपर भी लगाया जा रहा है। और जो बड़े घर हैं उनकी बात नहीं, ये तो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है। बड़े घर जो अफोर्ड कर सकता है वो, तो आप देख रहे हैं कराची के मेरा ख्याल जो अफोर्डेबल लोग हैं उसमें 10 to 20-30% लोगों ने अपने अपने सोलर पैनल लगा लिए हैं, और वो इसी के ऊपर ज्यादातर आ रहे हैं क्योंकि हर शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता। वो चाहे मिडिल मैन तो खत्म ही हो चुका है, जो वो मिडिल तबका तो जो है वो खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ हाई एलिट क्लास या हाई क्लास या गरीब लोग रह गए। अब वो जो एलिट क्लास है वो तो अफोर्ड कर लेती है, वो तो बिजली के बिल भी दे लेती है, वो तो सोलर पैनल्स के भी बड़े बड़े पैनल लगा लेती है, विंड एनर्जी से भी वो बिजली पैदा कर लेते हैं। असल मसला है मिडिल मुतवसत तबके का और गरीब का। मुतवसत तो रह ही नहीं गए, वो बच्चों की फीसें अदा करें, वो हॉस्पिटल का बिल दें, या सफेद पोशी से अपना घर चलाएं, या वो बिजली के यूटिलिटी बिल इतने ज्यादा हो गए
गैस आती नहीं है सारी रात, और दिन में अगर आती है तो उसका वोल्टेज कम होता है, कुछ इलाकों में आती नहीं है, वो एक अलहदा इशू है, उसको भी हम हाईलाइट कर चुके हैं 12। लेकिन मिनिस्टर साहब ये कह के फारिग हो जाते हैं कि जी हमारे मुल्क में गैस नहीं है। अगर सिंध सबसे ज्यादा 70% से जायद गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और सिंध को जो है वो गैस नहीं मिल रही। इसी तरह सिंध जो है घर कोल के जरिए बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में दे रहा है, जहां से फैसलाबाद जा रही है, लेकिन सिंध के लिए जो है बिजली के मंसूबे नहीं। सॉरी, ये सारी चीजें हैं। सिंध के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, और हम बारहा इसकी तवज्जो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिलाते रहे हैं, सीएम सिंध दिलाते रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन दिलाते रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बारहा इनकी तवज्जो दिलाई कि ठीक है, इस वक्त मुल्क को माशी मसाइल दरपेश हैं, चैलेंजेस दरपेश हैं, सियासी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन आप कम से कम छोटे सूबों का इस्तेहसाल ना करें। और यही वजह आपने देखा कि बजट में भी हमने बहुत ज्यादा एहतजाज किया। आज भी हमारा एहतजाज अपनी जगह ये है कि हम ठीक है, हम नहीं चाहते कि मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम हो, पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे, और मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं माशी तौर पर, उनसे हुकूमत को हमने फ्री हैंड दिया कि कल ये ना कहें कि जी फला पार्टी हमारे रास्ते में थी। हम इदारों को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, दीगर कंट्रीज को खत नहीं लिख रहा है कि जी पाकिस्तान को कर्ज ना दें, पाकिस्तान को इमदाद ना दें, पाकिस्तान को पैसे ना दें, पाकिस्तान में हम वो ख्वाब नहीं देख रहे कि पाकिस्तान को हम डिफॉल्ट करवाएं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान की तरक्की है तो हम सब की तरक्की। ठीक, चंगेज़ खान साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी हम देख रहे हैं मुल्क में बढ़ गई, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल बनी है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन में होते हुए आप लोग भी कोई अच्छे जो है वो सजेशंस और अच्छे कोई इकदामात बताने के लिए राज़ी हैं बैठने के लिए? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये शिद्दत पसंदी जितनी भी है, ये आपने देखा होगा कि ये बुनियादी तौर पे ये जनरल ज़ियारत के दौर से शुरू की। ये जब भी जमहूरियत को डिरेल किया जाता है और एक आमर आता है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो कौम को ग्रोहों में तकसीम करने की कोशिश करता है ताकि ग्रोह आपस में लड़ते रहें और उसके इक़्तिदार को दवाम बख्शा जा सके। आपने 1986 से ऑनवर्ड कराची के हालात देखे होंगे, जहाँ पर सबसे पहले कोशिश की गई महाजर पंजाबी को, और महाजर पंजाबी के साथ साथ पख्तून को लड़ाने की कोशिश की गई। फिर आपने देखा, फिर एक नया काम किया गया कि वहाँ एक जो शिया सुन्नी फसाद था वो शुरू करवाया गया मुल्क भर में। फिर मुल्क भर में एक कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अपना जो है क्लाशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, ये सारा ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की को कमजोर करके अपने इक़्तिदार को मजबूत किया जाए। बलूचिस्तान में क्या हुआ? बलूचिस्तान में जब मुशर्रफ आया, उसने जाकर जो है अपने अकबर भुट्टी साहब को का मर्डर करवाया, और वो पहले ही जो निगलेक्टेड चीजें थी वो मजीद उसमें जो है उसको हवा दी गई, और तब से अब तक वहाँ पे जो है जो आपने देखा शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी जो है उसने जो है जन्म लिया, और बहुत दिन ब दिन उसमें जो है तेजी आती गई। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो ऑपरेशन ज़रबे इस्तेहकाम था, पार्लियामेंट में हमने 20 दफा, बिलखसूस हमारे फाटा के जो मेंबर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ ने कलेक्टिवली इस इशू को उठाया कि ज़रबे इस्तेहकाम जो है शुरू करने से पहले पार्लियामेंट को, सेनेट को, कौमी असम्बली को ज्वाइंट सेशन के तहत एतमाद में लिया जाए, उसके अगराज़ व मकासद बयान किए जाएं, ताकि पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम है और उसका जो है उसकी पॉलिसी के उसके नुमाइंदगान आगे जाकर अवाम को जवाबदेह होते हैं। अगर पार्लियामेंट की पॉलिसी से कोई चीज जो है चलेगी तो फिर उसमें जो है वो कुव्वत होगी, ताकत होगी, पार्लियामेंट उसकी पुष्ट पे खड़ी होगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर और उस जो ऑपरेशन के जो थे अगराज व मकासद उनसे पार्लियामेंट को अवेयर किए बगैर अगर कोई ऐसा बात होगी तो फिर उसके रिजल्ट वो नहीं आ सकते जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं।
हमने बारहा ये कहा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हुकूमत है कठपुतली, वो बेचारे तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, तो उन्होंने फैसला क्या करना। यही वजह है कि इस मुल्क में पॉलिसीज जो है वो प्रॉपरली ना तो फार्मूलेट होती है ना इम्प्लीमेंट होती है, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जो है उसने मुल्क में फरोग हासिल कर लिया। जिन लोगों का काम है, पार्लियामेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, और फिर मुख्तलिफ अदारों का काम है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो करें, लेकिन जब आप पार्लियामेंट को बाईपास करके सारी चीजें करेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो हालात का हम सामना कर रहे हैं ये ठीक होने की बजाय दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। लिहाजा ये शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी जो है ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी जो मौजूदा रजीम है वो इंतहाई वीक है, उनमें फैसला साजी का फुकदान है। उस गवर्नमेंट ने, उस जो है प्राइम मिनिस्टर ने क्या, उसकी कबीना ने क्या फैसले लेने कि जिनका कहा जा सकता है उनको ऊपर ये डायरेक्शन हो कि आपके ये इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, आपके ये फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, आपके ये डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो वो जो पीछे बैठकर सारी चीजें कर रहे हैं, जब तक ये इसमें सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक पार्लियामेंट आजाद नहीं होगी, मैं इस पार्लियामेंट को आजाद पार्लियामेंट नहीं कह सकता, इसलिए कि इस पार्लियामेंट की तकरीम ही नहीं है। और तकरीम किसने खत्म की है? ये जो PDM 1, 2 और अब PDM जो 3 है, जो जाली हुकूमत है, इसने अपने जाती इक़्तिदार के लिए, जाती मफाद के लिए इन्होंने पार्लियामेंट की तकरीम को पसे पुश डाल दिया। जब पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जब आपकी पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत नहीं होगा, आप कैसे मुल्क में अमन और अमान लेके आ सकते हैं? तो ये सारा जो है ये मौजूदा रजीम का, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि इनको अमन और अमान से कोई तल्लक नहीं है। इनको तल्लक है कि किस तरह जो है हम काली लेजिस्लेशन जो है, काला कानून लाकर किस तरह एक चीफ जस्टिस का टेनोर जो है वो एक उसका जो है उसको 3 साल के लिए कर दें, किस तरह हम एक काले कानून लाकर हम जो है को एज बढ़ा सकें, किस तरह काले कानून लाकर हम फैसले रिवर्स कराने के लिए जजेस की तादाद बढ़ा दें। जब आप इन चीजों पे लगे रहेंगे तो फिर आप अमन और अमान की क्या पॉलिसी लेके आएंगे? क्या स्टेटमेंट दी आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने, जिसके पास 5 जिम्मेदारियां दे दी हुई हैं, जिसको PCB का चेयरमैन बना दिया, जिसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ जिसको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी है, जिसने मुल्क में अमन और अमान का बेड़ा गर्क कर दिया है, सिर्फ इस वजह से उसको नवाजा जा रहा है कि उसे केयर टेकर बनाया गया था कि PTI पर जुल्म सितम ढाओ, और उसने वो करके दिखाया जिससे जो है मेरा ख्याल है तहरीक के जो है स्याह तरीन जो अराक होंगे उनमें वो सब कुछ लिखा जाएगा, किस तरह हमारी खवातीन की बेहरमती की गई और किस तरह हमारे जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनको जेलों में डाल के उनके कैरियर तबाह कर दिए गए। जब आपकी ये पॉलिसीज होंगे कि आपने अपना सारी ताकत मिलकर एक पार्टी को कुचलने पे लगानी है, और उस पार्टी को कुचलने की मतलब जो है कोशिश में आपने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना है, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ मैं गिला करूंगा अपनी बहन शादा रहमानी साहबा से भी कि पीपल्स पार्टी की जो है वो इनकी अलाई है जो मौजूदा गवर्नमेंट है। बजट में इन्होंने बड़ा जो है वहां पे रद्द अमल जाहिर किया, लेकिन उसका क्या बना? उस रद्द अमल से ना तो उस बजट में कोई तब्दीली आई, ना उस बजट में किसी आम आदमी को रिलीफ मिला, ना उस बजट में सैलरी पर्सन को कोई रिलीफ मिला, बल्कि इन्होंने आपस में बैठ के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी, जैसे पहले गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करने से पहले ये कह दिया गया चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर जो है हमारा होगा, तो वो करने के बाद
बजट को बिल आखिर पास करवा दिया। अब सारे का सारा जो है वो जो कुछ किया है पीपल्स पार्टी ने, ये सिर्फ ये कहकर नहीं कर सकते कि हम जो है ना जी हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं हमारी सुनते नहीं है। ये उनको बाकायदा तौर पर सहारा दिए हुए हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको ये प्रॉपरली जो है उसमें उनका ये साथ देते हैं जो आम दुश्मन पॉलिसी। ठीक हो गया, मैं सब आपका पॉइंट आ गया पंजाबी का मुहावरा गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वास्ते जी जनाब दे कोल। ठीक है, मैं जरा सेंटर सादिया बासी साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। जी सेंटर सादिया बासी साहिबा, आपको आवाज आ रही है? सेंटर सादिया बासी साहिबा, आपको आवाज आ रही है? अब मुझे मैडम की आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैडम थोड़ा लाउड बोलेंगी आप? सेंटर सादिया बासी साहिबा जी। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। मैं तो शायद रहमानी साहिबा की तरफ वापस आऊँगी। शायद साहिबा, ये शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का बीज किसने बोया है जो हम बात करते हैं, जिसकी वजह से हम नौमान की सूरत हाल भी यहाँ तक पहुँची? और इस सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से किससे सवाल किया जाए, कौन जवाब दे इसका? रिदा चंगेज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जनरल जियाउल हक ने इसका बीज बोया था। इस्लामी निज़ाम के आड़ में जिस तरह पाकिस्तान को में खेल खेला गया, मजहबी जनूनियत को, फिरकावारियत को उसी वक्त फरोग दिया गया, लसानियत को, क्योंकि एक जर्नल को अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं कि लोग जो हैं वो डिवाइड हों और वो आपस में लड़ें। आपको याद होगा कि उसी दौर के अंदर तालिबानाइजेशन जो अफगानिस्तान में जो जंग जारी थी उसका हिस्सा बनाए गए और हमारे यहाँ से अफगानियों को लाया गया हिजरत करके, जो महाजरीन की एक बड़ी तादाद में क्लाशनकोफ कल्चर आया। फिर मजहब के नाम पे तालिबानाइजेशन जो है वो हम पर मुसल्लत हुई और आपने देखा कि वो कहते हैं ना कि लम्हों की खता सदियों ने पाई। तो वो जो खता थी उसके बाद जो है तालिबानाइजेशन इतना स्ट्रांग होता चला गया हमारे पाकिस्तान में, वरना इससे पहले पाकिस्तान के अंदर सब आज़ादी के साथ रहते थे, कोई लसानियत नहीं थी, कोई फिरकावारियत नहीं थी और कहीं इस तरह का मजहबी इंतहा पसंदी नहीं थी। लेकिन उसके बाद इस कल्चर को यहाँ पर ना सिर्फ नाफिज किया गया बल्कि उसकी आग में आपने देखा कि 2001 से 2 से जिस तरीके से खुद कई धमाके हुए, इसके अंदर हजारों पाकिस्तानी जामे शहादत नोश करके हमारे लॉ इन्फोर्सेस के इदारे, हमारे मासूम स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, मंदिर मस्जिद मदारिस किसी चीज को भी नहीं बख्शा गया और इसके हवाले से जो एक इंतहा पसंदी की आग भड़काई गई वो उस दौर में थी। और आपने देखा कि जनरल जिया इसका मौजिद था और जिस तरीके से इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया, एक मुंतखब जमहूरी वजीर आजम को तख्तेदार तक पहुंचा दिया गया, तमाम पॉलिटिकल जमातों पे खासतौर पे पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म बन गया था। और वो जो थी उस वक्त जो सियासी जदोजहद थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, मरूमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने जिसका परचम उठा के अलम उठाया जमहूरियत का, और उसके तसलसल है कि आज जो है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। लेकिन अभी तक आप देखें कि वो जो लसानियत, जो फिरकावारियत, जो इंतहा पसंदी का बीज था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज केपीके उसकी आग में जल रहा है। आज बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, सिंध में, पंजाब, ये आग कहीं भी महफूज नहीं रहेगी। आपको याद होगा किसी जमाने में केपीके में होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब और सिंध और पूरे मुल्क के अंदर वो आग। और आज अगर इन लोगों का कलाकमा नहीं किया गया, वो लोग जिन्होंने इनको सेफ पैसेज दिया, जब एक भरपूर ऑपरेशन के जरिए इन दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी, आपको याद होगा एपीएस के वाक़े के बाद तमाम पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठी, एक राउंड टेबल हुआ और उसके अंदर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि इनका कलाकमा किया जाएगा। और जब इनकी कमर तोड़ दी गई, फिर वो कौन थे जिन्होंने इनको जेलों से रिहा कराया, वो कौन थे जिन्होंने इनको अफगानिस्तान से वापस बुलाया और फिर इनको इनके लिए ऑफिस खोलने को तैयार हो गए। तो जो इस तरह के खतरनाक, इस तरह के इंतहा पसंद होते हैं, जब आप इनको जब जब मौका देंगे फिर ये अपना वार उसी तरह करेंगे। आज मैंने एक न्यूज देखी, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज भी तो एक पेज पे नहीं है ना कि वो उन लोगों से क्वेश्चन कर सकें। अगेन सिक्योरिटी लैब्स तो है, चाहे जनरल जिया के शक्ल में हो, किसी और जनरल की शक्ल में हो, तो आज भी आप लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि आप क्वेश्चन कर सकें कि जी हालात का जिम्मेवार कौन है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, अगर जमहूरियत है, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामान निजाम चल रहा है और आप देखें कि उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें कॉलिंग अटेंशन भी होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर भी बात हो रही है। अगर आज सेनेट में बात हुई तो आपने उस बात को जवाब बना के अपने प्रोग्राम का आगाज किया ना।
अगर इसी तरह नेशनल असेंबली में बात होती तो नेशनल एक्शन प्लान पे कहाँ बात हो रही है, पार्लियामेंट में बात हो रही है ना। नेक्टा पे कहाँ बात हो रही, पार्लियामेंट में बात हो रही है ना। हम पूछ रहे हैं कि वो इदारे क्या क्या कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो रहा है, ये असला कहाँ से आ रहा है। अगर कच्चे के इलाके में डाकू वो जदीद असला इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन लेके आ रहा है, कोई सियासतदान तो नहीं लेकर आ रहा, कोई हुकूमतें तो नहीं लेके आ रही। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने अंदर अपने दरमियान में बैठे हुए उन बेटियों को देखें कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के मुजरिमाना अमल में मुलविस है, तो उनको बेनकाब करना चाहिए। कौन है वो जो असला जो है पूरे कराची तक पहुंच जाता है, बलूचिस्तान तक पहुंच जाता है, किस तरह पहुंचता है। मैं तो एक पिस्टल रख के नहीं ला सकती, आप तो एक पिस्टल भी नहीं रख कर ला सकते, आपकी फौरन चेकिंग होगी। तो कहाँ से आ रहे, वो कौन है जो इस तरह की चीजों को इस मुल्क के अंदर आने दे रहे हैं। और इस तरह से खुलेआम जो असले की फिर नुमाइश होती है, और फिर कहीं कच्चे के डाकू, कहीं केपीके के अंदर हो रहा है, कहीं बलूचिस्तान में हो रहा है, कहीं सिंध में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। इस तरह के वाकयात का सद्भाव होना चाहिए, और जो भी इन तमाम वाकयात की बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के वाकयात जो हैं दोबारा ना हो। ठीक हो गया। सेंटर सादिया अब्बासी साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? आप अच्छा, चल इसी दोनों चीज़ों के ऊपर ये जो एक हमारा मामला है आज का जी, कि ख़ास तौर पे इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की जो बात है, और दूसरा ये कि जो हम इस वक्त माशी सूरत हाल से निबरदासमा हैं, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो आपकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आपको उस पर भी कंट्रोल नहीं है, और ये पॉपुलेशन अगर इसी तेज़ी से बढ़ती रही अगले कई सालों में तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर हैंडल करना, बिकॉज रिसोर्सेज आपके डिप्लीट करते जा रहे हैं, आपके पास डिप्रिशिएट हो रहे हैं रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है जिसकी आज हमने बात की है कि जी खुद निसारी की सलाहियत नहीं है हमारे पास, कर्जे ले लेके हमें अपने मुल्क को चलाना पड़ रहा है, कर्ज़ों को देने के लिए मज़ीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं, हम उन कर्ज़ों को लेने के लिए बड़े डिसरिस्पेक्टफुली जो है वो ट्रीट होते हैं पूरी दुनिया में, हमें उस तरह से रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता है। और यकीनी तौर पे बात है कि अगर आपके अपने घर में आपने किसी बहन भाई या माँ बाप से भी आप कर्जा ले लेते हैं तो आप उनकी नज़र में एक आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी सेम है, द सेम थिंग कि आप मुल्क के सरबराहान हो के आप मुल्क में कर्जे लेते रहेंगे तो फिर यही हालात रहेंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शाहिद रहमानी साहब आपका, सेंटर सादिया अब्बासी साहब थी हमारे साथ, उनका शुक्रिया, चंगेज़ खान खाकर साहब आपका शुक्रिया, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।